हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का क्लास 8 का जो सिविक्स है उसका चैप्टर 5 है ना, उसका जो ये टॉपिक है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल होता है, रोल क्या होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके जो पीछे के टॉपिक्स हैं वो आपने कवर कर लिया होगा अब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ बताता हूं इस चैनल पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, तो हमने पिछले के वीडियोस में भी देखा, पीछे के जो टॉपिक्स है उसमें भी पढ़ा कि हमारा देश एक बहुत बड़ा कंट्री है। पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करें, यहाँ पर वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसे में इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज्ड कराना, अच्छे तरीके से कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो हमारे देश में ये सारा चीज़ कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है ना। इन सारी चीज़ों को कौन ऑर्गेनाइज वगैरह कराता है, तो कौन कराता है, तो आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई जो है वो सारे इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज और ओवरसी करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, एक चीज़ आपके बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है लेट्स रिमेंबर वाले टॉपिक में, कि हमारा जो देश है बच्चों, वो उन्होंने हमारा जो देश है उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है आपको पता होगा कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा 2 हाउस है। इसी को हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। ये हमने किस देश से लिया है ना, ये फीचर हमने किस देश से लिया है, तो ये हमने इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो था वहाँ से ये फीचर हमने लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। मतलब हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारे लिए डिसीजंस लेता है। इसी को हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर जस्ट 2 ऑफ द इलेक्शंस दैट ईसीआई मैनेजेस। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि 2 तरह का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज करती है। वो 2 तरह का इलेक्शन कौन सा है वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं। सो वी विल सी मोर इन द लेटर सेक्शंस। हाउएवर, बिफोर वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, लेट अस इंट्रोड्यूस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूशन दैट ओवरसीज इट, है ना। तो इससे पहले कि हम लोग और भी चीज़ों को समझे, हमें सबसे पहले जानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है ना। ये कौन सी बॉडी है, इसका काम क्या होता है, कैसे ये इलेक्शन कमीशन, मतलब सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है, कैसे ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, देखता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बच्चों, आपको याद रखना है, ये क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कि हमारे, जिसका कि जिक्र है ना, जो कि जिसको कि पावर कह लीजिए या जिसका जिक्र कह लीजिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उसको पावर मिलता है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में आपको याद रखना है, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, कि हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, जिसका काम क्या है, जिसका काम है कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये उनका काम है, याद रखना है आपको कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक ऐसा संस्था, एक ऐसा बॉडी जो कि फ्री तरीके से काम करे, जो कि किसी के अंडर काम नहीं करे, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में काम नहीं करे, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हमारे देश में जुडिशियरी जो है वो भी इंडिपेंडेंट है ना। ठीक वैसे ही हमारे देश में इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। इसका काम क्या होता है, तो फ्री एंड फेयर तरीके से देश में चुनाव करवाना। उसके बाद एक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कब जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था। तो आपको पता होगा 1950 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, है ना, 26 जनवरी को, तो उसी समय से जो है हमने ये भी बना दिया था, ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था इसको भी हमने इस्टेब्लिश कर दिया था। और इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो ये जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये जितने भी इलेक्शंस होते हैं, इन सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना,
ये सारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, कौन मॉनिटर करता है, कौन देखता है इन सारी चीज़ों को? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। उसके बाद एक सवाल जो आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो है कि हमारे देश में सबसे पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है दैट इज इन 1951 एंड 52। तो ये 2 ईयर क्यों दिया हुआ है, 1951 52 क्यों दिया है? क्योंकि 51 जो था उसके लास्ट में हुआ था, 51 जो था ना उसके लास्ट के कुछ महीने, और 52 के 1952 के स्टार्टिंग के कुछ महीने जो थे, तो उस समय हमारे देश में पहला जो लोकसभा का चुनाव या पहला जो जनरल इलेक्शन था वो कंडक्ट हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम होता है, क्या क्या टास्क होता है। तो कुछ कुछ टास्क दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या काम होते हैं उनको, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो यहां से आपको सवाल आ सकता है, आपको इसको अच्छे से समझना है। तो पहला जो दिया है वो आपको याद रखना है, सेटिंग इलेक्शन डेट, सेटिंग इलेक्शन डेट, है ना। तो यानी कि जितने भी चुनाव होते हैं हमारे देश में, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो इनके डेट्स को सेट करना कि कब जो है चुनाव होने वाला है ना। अलग अलग चरणों में चुनाव होता है, आपको पता होगा, है ना, अलग अलग टाइम पे चुनाव होता है। तो इन सारे डेट्स को सेट करना कि कितने तारीख को चुनाव होगा, तो ये कौन सेट करता है? तो इलेक्शन कमीशन सेट करता है। उसके बाद दूसरा है तो बच्चों, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको रजिस्टर करवाना होता है। जैसे मान लीजिए आप कल को जो है आप चुनाव लड़ना चाहते हैं ना, तो मान लीजिए आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया, तो आपको उस पार्टी को रजिस्टर करवाना होगा, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके रजिस्टर करवाना होगा। तो ये भी जो काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है ना। तीसरा जो काम है वो क्या है बच्चों? तीसरा काम है इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये मैं आपको अभी अगले टॉपिक में बताऊंगा, अगले टॉपिक में आपको समझाने वाला हूं। पूरा ये टॉपिक ही है आपको पढ़ने का, है ना, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो वैसे मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल सा मतलब है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिनको कि सारे कैंडिडेट्स को, सारे नेताओं को, सारे लीडर्स को मानना पड़ता है, चलना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, जिसको हिंदी में आचार संहिता भी कहते हैं। तो ये जो है इसको सारे कैंडिडेट्स को मानना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, कुछ रूल्स होते हैं। तो इस चीज को इन्फोर्स कौन करवाता है, लागू कौन करवाता है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फोर्थ जो है बच्चों वो है ओवरसीइंग द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि पूरा जो चुनाव का प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, है ना। स्टार्टिंग में पूरा जो डेट वगैरह अनाउंस किया जाता है वहां से लेकर रिजल्ट तक, ये जो पूरा सफर है, ये पूरा जो सफर है इसको देखना, इस पूरे सफर को देखना, ये कौन देखता है, कौन मॉनिटर करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको याद रखना है, कुछ टास्क हैं, इंपॉर्टेंट टास्क जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है। उसके अलावा इसका ऑफिस आप देख सकते हैं, ये जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में है ना। दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस आपको दिख जाएगा। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है बच्चों? ये है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कि कैसे ये काम करता है ना, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 3 लेवल पर ये काम करता है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर बच्चों आपको याद रखना है कि एक जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको सीईसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीईसी, शॉर्ट में इसको हम लोग सीईसी भी कहते हैं ना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ये हेड होता है, ये इलेक्शन कमीशन का हेड होता है, पहले तो ये याद रखना है। इसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इसको इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ कहते हैं, ईसी कहते हैं सिर्फ, है ना। तो ये 3 लोग जो होते हैं ये नेशनल लेवल पर काम करते हैं। एक जो होता है वो मेन जो होता है चीफ जिसको कहते हैं ना, वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो कि सबका हेड होता है। और इसके साथ साथ 2 लोग इसके साथ और होते हैं जिसको इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, जिनका काम इनको हेल्प करना होता है, असिस्ट करना होता है। तो ये 3 लोग जो हैं ये नेशनल लेवल पर होते हैं। फिर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, एक ही होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि पूरे राज्य का चुनाव को देखता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहां पर फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का भी 2 पार्ट होता है ना, इसमें एक होता है रिटर्निंग ऑफिसर जो कि चुनाव को करवाता है, जिसको आरओ भी कहते हैं बच्चों, रिटर्निंग ऑफिसर जो कि चुनाव को कंडक्ट करवाता है। और एक होता है ईआरओ, ईआरओ का मतलब होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसका काम होता है वोटर लिस्ट जो होता है, वोटर लिस्ट आप जानते होंगे, अभी मैं बताऊंगा भी आपको आगे। तो वोटर लिस्ट में जिसमें सारे जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनका नाम होता है, उसको वोटर लिस्ट कहते हैं। तो उसको मैनेज कौन करता है? अगर एग्जाम में पूछ दे हु मैनेज द वोटर लिस्ट
एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो यू हैव टू रिमेंबर ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि पूरा जो चुनाव का प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। मैनेजिंग इलेक्शंस इन इंडिया इज अ मैमोथ टास्क। मैमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा टास्क, एक ऐसा टास्क है ना जो कि काफ़ी, जिसमें समय लगता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है ना, क्योंकि आपने अभी, मैंने बताया भी ऊपर में, है ना, आपने समझा भी कि हमारे देश में जो वोटर्स की संख्या है बहुत ज़्यादा है ना, कई सारे चैलेंजेस भी हैं, तो इसीलिए लिखा है कि हमारे देश में जो मैनेज करना है, इलेक्शंस को मैनेज करना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। द ECI हैज बीन अपग्रेडिंग इट्स कैंडिडेट टू कीप पेस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यानी कि जो हमारा ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो अपने कैपेसिटीज को समय समय पर अपग्रेड करती है, ताकि जो हमारे देश में, आप जानते हैं कि नए नए वोटर्स हर साल ऐड होते हैं, है ना। कल को आप भी जो है 18 साल के जब हो जाएंगे तो आप भी वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आप भी वोट दे सकते हैं। तो नए नए जो वोटर्स आते जा रहे हैं उनको अपग्रेड करने का काम ये कौन करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। इसके अलावा इलेक्शंस को फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट करवाना, है ना, नए तरीके से, अच्छे तरीके से, फ्री तरीके से, कि कोई गलती ना हो, है ना, किसी के साथ कुछ भेदभाव ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव करवाती है। द इलेक्टोरल सिस्टम इज मैसिव एंड नीड्स टू वर्क एफिशिएंटली। ये जो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे देश में, ये बहुत बड़ा है, मैसिव है, और इसको अच्छे से मतलब काम करना, अच्छे से इसको चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सो वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ लोकसभा इलेक्शंस टू इलस्ट्रेट दिस। अब एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है लोकसभा का, जो 2024 में चुनाव हुआ था उसका। तो इसमें क्या लिखा है, नोट दैट द इलेक्शंस टू द स्टेट असेंबलीज फॉलो अ सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे देश में आपको पता होगा कि लोकसभा का चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है एकदम सेम होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। दोनों का जो प्रोसेस होता है एग्जैक्ट सेम होता है ना, दोनों 5-5 साल पे होता है, आपको पता होना चाहिए, और एग्जैक्ट सेम होता है, सिमिलर प्रोसेस होता है। ऑल इलेक्शंस टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स बट विथ सम पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब देखिए, हर एक, आपको मैंने अभी बताया ना कि हमारे देश में इलेक्शंस समय समय पर होता है, अलग अलग टाइम पर होता है, लेकिन उसका एक पीरियोडिसिटी होता है कि यानी कि कितने साल के बाद होगा, रिपीट होता है ना। आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हर एक 5 साल पे होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चुनाव हर एक 5 साल पे होता है ना। तो इस तरीके से पीरियोडिसिटी, यानी कि एक फिक्स समय के बाद चुनाव होना, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। सो एवरी ईयर, हर एक साल क्या होता है, सेवरल पोल्स आर कंडक्टेड, पोल्स वगैरह, पोलिंग वगैरह कंडक्ट किया जाता है ना, अलग अलग देश में। तो ये सारा चीज़ जो होता है, अभी देखिए ये आपके बुक में एक पिक्चर दिया है, इसमें देखिए टोटल 980 मिलियन वोटर्स है हमारे देश में, है ना, बहुत बड़ी संख्या है। 543 मैंने आपको बताया अभी लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, इतना सारा हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इतने सारे पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन क्या होते हैं, जहाँ पर कि लोग जाते हैं और वोट करते हैं, उस जगह को हम लोग पोलिंग स्टेशन कहते हैं, है ना। जैसे स्कूल हो गया, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह है, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन उसको बनाया जाता है। तो ये आपको 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो यू कैन सी द नंबर आर वेरी लार्ज, है ना, ये जो संख्या है, ये जो 980 मिलियन है, ये बहुत बड़ी संख्या है। आया समझ में। तो आपको याद रखना है कि इसको कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और इसके लिए पता है कौन इसको मतलब असिस्ट करता है, हु असिस्ट। तो आपको पता होगा टीचर्स वगैरह जो होते हैं, और भी लोग होते हैं, बट टीचर्स वगैरह जो होते हैं इनको BLO भी कहते हैं हम लोग। टीचर्स जो होते हैं ये BLO के रूप में काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, है ना। ये इलेक्शन के टाइम में आप देखा होगा, आपके स्कूल के टीचर्स लोग जो होते हैं उनका भी ड्यूटी वगैरह लगता है ना, उनको जो है इलेक्शंस में मतलब उनको कंडक्ट वगैरह कराना होता है, उनके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, तो उनको BLO कहते हैं, है ना। तो टीचर्स का भी जिम्मेदारी होता है इसमें, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक दिया वो दिया है रिजर्वेशन के बारे में, है ना। हमारे देश में आपको पता होगा रिजर्वेशन वाला सिस्टम है ना। तो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है ये चुनाव में भी है। कैसे है, तो 84 जो है हमारे देश में, कुल 84 जो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दे आर रिजर्व्ड। ठीक है, 84 रिजर्व्ड हैं, किनके लिए रिजर्व्ड हैं, ये रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 जो रिजर्व्ड हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया आपको 543 जो है, दिस इज द टोटल लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें से बच्चों, इसमें से आपको याद रखना है, इसमें से कितना, इसमें से 84 जो सीट्स हैं
543 कॉन्स्टिट्यूएंसी या 543 सीट्स में से 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, और 47 जो है बच्चों वो है माफ कीजिएगा शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, और 47 जो है वो है शेड्यूल ट्राइब के लिए। रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब भी समझते हैं। मतलब ये हुआ कि 84 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 84 जो सीट है, उसमें केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसमें केवल कौन खड़े हो सकते हैं, वही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, इसी को कहते हैं रिजर्वेशन। वैसे ही 47 ऐसे सीट्स हैं 543 में से जिसमें केवल और केवल शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं, है ना, जो लोग शेड्यूल ट्राइब में आते हैं वही लोग खड़े हो सकते हैं, वही लोग उस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसी को हम लोग रिजर्वेशन कहते हैं। तो आपको मुझे कमेंट में बताना ये क्यों दिया गया, ऐसा रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया, आपको कमेंट में बताना, इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है ना, तो ये आपको बताना है। उसके बाद बच्चों ये देखिए, ये आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। इस पिक्चर में ये वाला पिक्चर सबसे पहले देखते हैं। ये पिक्चर क्या है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। हमारे देश में इतने बड़े लेवल पर चुनाव होता है, और चुनाव में किस तरीके से आजकल पूरा मॉनिटर वगैरह करने के लिए, सारा चीज़ को देखने के लिए किस तरीके से आज हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई सारे कैमराज हैं, है ना, कई सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिए ये कौन है, ये जो व्यक्ति हैं ये हैं श्याम शरण नेगी। ये कौन है, ये एक हिमाचल प्रदेश के एक टीचर हैं, स्कूल टीचर है ना। और इनकी खास बात क्या है पता है, ये आपको बुक में क्यों दिया गया ये पिक्चर। जब हमारे देश में सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, कब हुआ था, मैंने आपको बताया था 1951-52। तो इस समय जब हमारे देश में पहला इलेक्शन हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो यानी कि 100 साल की उम्र है ना, जब इनका उम्र 100 साल हो गया तब भी इन्होंने वोट दिया। तो ये काफ़ी पुराने वोटर हैं, इसलिए आप देख सकते हैं इनका एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद बच्चों आपके बुक में एक और पिक्चर है, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे जो है चुनाव होता है ना। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको भी इसी प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, है ना। तो कैसे होता है आपको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एक स्कूल है, देखिए लिखा हुआ राजकीय पटेल उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक स्कूल है। उसमें आप देख सकते हैं ऐसे कतार में लोग खड़े हैं, है ना। बाहर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी है जो कि सब चीज़ को देखता है, कंट्रोल करता है ना। तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए पहला जो प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको आपका नाम चेक किया जाएगा बाहर में, है ना। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कई सारे अधिकारी BLO वगैरह बैठे रहते हैं ना, बूथ लेवल ऑफिसर वगैरह। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है आपका नाम चेक करना, है ना। आपका नाम जो है वो सही है कि नहीं, आपका कोई ID प्रूफ है कि नहीं, उन सारी चीज़ों को चेक करना, नाम मिलाते हैं वो वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड जो है ये पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपका नाम चेक कर लिया, फिर उसके बाद आपके फिंगर पर, आपने देखा होगा जब लोग वोट करके आते हैं तो उनके फिंगर पर एक ब्लैक कलर का साइन होता है ना, तो आपके फिंगर पर इंक से ये साइन बनाते हैं ना, और आपको एक चिट देते हैं, दे गिव यू अ चिट, है ना, जिसमें, और उसके बाद आपको एक सिग्नेचर भी लेते हैं। सिग्नेचर क्यों लेते हैं, ताकि ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि आपने वोट दे दिया है। फिर तीसरा में क्या होता है, तीसरा में होता है पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो चीट को लेंगे, वो चीट जो आपको उन्होंने दिया है वो चीट वो लेंगे, और उसके बाद आपके फिंगर को पहले चेक करेंगे कि आपके फिंगर में वो मार्क है या नहीं ब्लैक कलर का। और नोटा का भी ऑप्शन होता है, मैंने आपको बताया भी था नोटा क्या होता है, नन ऑफ द एबव, है ना। तो ये भी ऑप्शन रहता है उसमें वोट देने के लिए। फिर चौथा में आप देख सकते हैं, चौथे स्टेप में क्या होता है, आपको जाकर अपना वोट देना है। EVM जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहां पर आपको जाकर अपना वोट देना है। और जैसे ही आप वोट देंगे तो आपको एक आवाज़ आएगी, बीप का साउंड आएगा, एक पतला सा आवाज़ आएगा बीप का। बीप का साउंड का मतलब ये हुआ कि आपका वोट हो गया है, ठीक है। ये जो साउंड है ये इस चीज़ के लिए दिया गया है कि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि आपका वोट हो चुका है। और एक और होता है VVPAT, अभी मैं आपको बताऊंगा VVPAT क्या होता है ना। VVPAT में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अगले टॉपिक में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में समझाऊंगा। ये भी आपका एक स्लिप टाइप का होता है, एक प्रिंटेड स्लिप होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको कहते हैं VVPAT। तो VVPAT क्या होता है बच्चों, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है। VVPAT का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। VVPAT का फुल फॉर्म होता है वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूँ, वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, V फॉर वेरीफिएबल, P फॉर पेपर, ऑडिट ट्रायल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो VVPAT जो है ये हमारे देश में अभी कुछ नया कह सकते हैं, ये नया चीज़ है, पहले नहीं था ये। हमने अभी रिसेंट में ही नमीबिया, भूटान, ऐसे ऐसे देश में भी ये सारा चीज़ होता था, तो वहाँ से हमने इस चीज़ को लिया है ना, ये आपको याद रखना है। ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है, ये होता क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ VVPAT क्या होता है। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, VVPAT क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो VVPAT बच्चों याद रखना है, एक ऐसा सिस्टम है
है ना। दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है बच्चों, आपको याद रखना है, जिसमें कि आपको फिजिकल पेपर रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने मान लीजिए, है ना, किसी कैंडिडेट को वोट दिया, तो वो वोट किसको गया, उसका रिकॉर्ड जो है वो आपको फिजिकल पेपर के रूप में, यानी कि आपको एक पेपर के फॉर्म में वो मिल जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं वीवीपैट। और इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप बेसिकली जो वोटर्स हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। किस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, कि आपने जिसको वोट दिया वो सही जगह पर गया कि नहीं, है ना। लिखा है ना कि द वोटर्स टू वेरीफाई दैट देयर इलेक्ट्रॉनिक वोट्स वेयर कास्ट करेक्टली, यानी कि सही तरीके से वो गया कि नहीं, जिसको आपने वोट दिया उसको वो गया कि नहीं। इसका दूसरा ये भी है कि बाद में जाकर मान लीजिए कभी कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो विवाद हो जाता है, तो ऐसे में बैकअप के रूप में इसको रखा जाता है, बैकअप के रूप में वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, ईवीएम जो है वो खराब हो जाए, तो इसको जो है वीवीपैट को रखा जाता है बैकअप के रूप में। क्योंकि सोचिए इतने सारे लोगों ने वोट दिया, मान लीजिए ईवीएम खराब हो जाए, तो वीवीपैट से काउंटिंग वगैरह किया जा सकता है ना, रिकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नया चीज़ है बच्चों, है ना, नया चीज़ हमने अपने देश में लिया है, तो इसके बारे में समझना है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीसी। मैंने अभी ऊपर में भी बताया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एमसीसी इसको कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो मैंने बताया अभी बच्चों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं फॉर लीडर्स, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लीडर्स के लिए, कैंडिडेट के लिए, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, है ना, जो नेता लोग खड़े होते हैं चुनाव में, जो पार्टीज खड़ी होती है, तो उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। डूज मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये कौन डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन जो है ना, जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है। ये क्यों डिसाइड करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से कराना, है ना, ये हमने पढ़ा भी, ये कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है फ्री तरीके से करवाना, है ना। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि सारे जो नेता लोग हैं, जो लोग चुनाव में खड़े हैं, वो अच्छे से, है ना, अच्छे से जो है चुनाव लड़े, कोई उसमें गड़बड़ी ना हो, है ना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपकी किताब में, वो याद रखना है ना। फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द कंडक्ट, क्या क्या दिया है, पहला देखते हैं। पहला दिया है कि देयर आर रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि सारी पार्टी को फॉलो करना होता है ना। कुछ रूल्स होते हैं दैट पार्टी इन द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो, है ना। गवर्नमेंट में जो अभी जैसे मान लीजिए जिसकी सरकार है उसको फॉलो करना होता है, सारे सबको करना होता है, ठीक है। तो इनके लिए क्या होते हैं रूल्स, जो गवर्नमेंट में है, जो पार्टी अभी गवर्नमेंट बना रही है ना, जो अभी पावर में, उनके लिए क्या रूल्स होते हैं, उनका ये रूल होता है दैट द रिसोर्स अवेलेबल टू द गवर्नमेंट आर नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। मतलब कि जो पैसा या जो रिसोर्स सरकार को अवेलेबल है, वो रिसोर्स किनका है, वो देश का है ना बच्चों। वो जो पैसा है, जो भी रिसोर्स है देश का, वो तो देश का रिसोर्स है। उस रिसोर्स का इस्तेमाल सरकार जो है वो चुनाव में नहीं कर सकती है, ठीक है, आपको समझना आइए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि नो न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स आर टू बी अनाउंस्ड दैट मे इन्फ्लुएंस वोटर। कई बार क्या होता है ना बच्चों, है ना, जैसे ये भी हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए चुनाव का डेट जो है वो घोषित हो गया, अब जो पार्टी है, जो अभी पावर में है पार्टी, वो क्या करेगी, वो ये कर सकती है ना कि अपने नए नए स्कीम्स को लागू कर दे, नए नए प्रोजेक्ट्स बता दे, जिससे कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो चुनाव आयोग जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, वो क्या कहती है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ताकि जो वोटर्स है वो उनको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, है ना, उनको प्रभावित ना कर पाए, ये आपको समझना है। दूसरा क्या पॉइंट है बच्चों, दूसरा जो एलिमेंट है वो है ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड रिस्ट्रेन टू इंश्योर, है ना, दैट द इलेक्शन टेक्स प्लेस पीसफुल्ली। इलेक्शन टेक्स प्लेस पीसफुल्ली, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कैंडिडेट हैं, है ना, जितने भी जो कैंडिडेट है, आपको याद रखना है, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, पार्टीज हैं, उनको ये चीज़ इंश्योर करना पड़ता है। क्या इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी चुनाव हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो, वो शांतिपूर्वक हो, उसमें कोई लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, है ना। तो ये चीज़ इंश्योर करना पड़ता है। तीसरा क्या है बच्चों, इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स थ्रू गिफ्ट इन रिटर्न फॉर वोट इज पनिशेबल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई कैंडिडेट वोटर्स को गिफ्ट दे रहा है ना, होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा, अपने आसपास सुना भी होगा, है ना, कि पैसा बांट दिया गया या कोई और गिफ्ट वगैरह दिया गया, तो ये सारा इलीगल है ना। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो उसके खिलाफ है। अगर आप कहीं देखते हैं ऐसा, तो दिस इज इलीगल, है ना। तो कहीं कोई भी कैंडिडेट गिफ्ट वगैरह नहीं दे सकता है वोट के
एक्सचेंज में, है ना, रिटर्न फॉर वोट्स में, कि मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा नहीं कर सकता, ये पनिशिएबल है अकॉर्डिंग टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ एलिमेंट्स आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर दिया हुआ है, कुछ पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये चारों जो पिक्चर है ना बच्चों, इसमें बताया गया है कि ये किस तरीके से, ये जो नेता है, ये जो लीडर्स हैं, ये किस तरीके से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, किस तरीके से। तो पहला आप देख सकते हैं, पहले में क्या कर रहा है बच्चों, ये जो नेता है ये गिफ्ट वगैरह दे रहा है, तो ये खिलाफ है ना, देखिए साड़ी वगैरह, ये गिफ्ट वगैरह दे रही, तो दिस इज अगेंस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये उल्लंघन हो रहा है। दूसरा में आप देख सकते हैं, दूसरे में क्या है, एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, गाली गलौज वगैरह जो होता है ना, ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कोई भी नेता नहीं कर सकता है, तो ये भी जो है गलत है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तीसरा जो है वो है ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट कैंपेनिंग फॉर द रूलिंग पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है ना, उनका काम ये नहीं है कि वो प्रचार प्रसार करें, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सरकार का जो अपना मतलब देश का जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है चुनाव लड़ने के लिए। चौथा जो है वो देखिए 500 रुपये का बंडल का नोट मिला है ना, कई सारे नोट्स मिले हुए हैं, तो ये जो नोट्स है ना, तो ये नोट्स क्या है, एक तरीके से इलीगल है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये नोट्स ये क्या करने वाले थे, ये जाकर लोगों में बांटने वाले थे। तो ये आपको रखना याद कि ये किस तरीके से जो है वायलेशन कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो बच्चों यही था यहाँ तक। मैं अगले लेक्चर में आपको आगे के जो टॉपिक्स है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।